हेलो दोस्तों, ये सीटेट का प्रश्न है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अभिकथन और कारण के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों ये सीटेट पेपर 1 पेपर 2 सीडीपी का कंटेंट क्लास है दोस्तों, और इनको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। दोस्तों जितने भी बच्चे सीटेट तैयारी करते हैं, मार्केट जाइए और टेस्ट बुक लेके आइएगा और टेस्ट दीजिएगा। किरण पब्लिकेशन का बुक है सीटेट PYQ का टेस्ट, उसमें ज़रूर दीजिएगा। और अभिकथन और कारण वाले दोस्तों प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे, तो दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े बर्तन के एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। मान लीजिए पहले है लंबा वाला बर्तन बना लिए, उसके बाद चौड़ा बर्तन है, चौड़ा वाला बर्तन। दोनों में पानी सेम है और ये बच्चा क्या करते हैं, ये ध्यान में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बच्चा में क्या है, केंद्रीयकरण का गुण है। बच्चा में क्या है दोस्तों, केंद्रीयकरण का गुण है। बच्चा है वस्तु की विशेषता पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे केवल पानी पर ध्यान आखिर कैसे पानी इतना हो गया है। तो बच्चे एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं, या तो पानी पर विशेषता पर ध्यान देते हैं या बर्तन की विशेषता पर ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चे ध्यान में नहीं रख पाते हैं कि बच्चे 2 वस्तु है तो दोनों वस्तुओं के बारे में ध्यान नहीं देते, वो पानी पर ध्यान रखते हैं। उसको कहते हैं केंद्रीयकरण का गुण। तो ये बात सही है, ठीक है। और जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसको केंद्रीयकरण का गुण कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो दोस्तों ये दोनों सही है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है, सही है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और इस प्री कन्वेंशनल स्टेज में ही बच्चे में प्रतीकात्मक खेल का गुण आ जाते हैं। देखे होंगे छोटे बच्चों को आप लोग गाँव में कि कान पर हाथ रख लेते हैं और नाना नानी से बात करना चालू कर देते हैं, उसी कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। और जब कोई बच्चा, ये भी देखे होंगे गाँव में कि कोई बच्चा क्या करते हैं, कागज़ का बंदूक बनाते हैं और कागज़ का सोना बनाते हैं, और बच्चा चोर सिपाही खेलते हैं, उसको ही कहते हैं प्रतीकात्मक खेल का गुण। कब आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। अब बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण कब आते हैं, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में ही आ जाते हैं। इनको याद रखिएगा, सीटेट में प्रत्येक बार पूछा जाता है कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म का गुण कब आते हैं, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में। तो इनको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब बच्चे में प्रतीकात्मक खेल का गुण कब आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज में ही आते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। हम सीटेट का वीडियो सभी बना चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। तो इसका दोस्तों 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों हम सीटेट का सभी वीडियो बना चुके हैं, जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियो है सीटेट का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न को दोस्तों समझने का प्रयत्न करिएगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या माने हैं। सतत, जिसको CCE कहते हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। ये पेडागोजी का प्रश्न है। विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना। विद्यार्थी का एक दूसरे से तुलना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा के संस्कृति सभ्यता दोनों का अलग अलग है, दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधि के आकलन के लिए सभी पहलू को शामिल करना। देखते हैं नेक्स्ट। केवल शैक्षणिक गतिविधि के आधार पर ही आकलन की, ये दोस्तों गलत है। और साल के अंत में बच्चों के मूल्यांकन करना। साल के अंत में मूल्यांकन नहीं करेंगे दोस्तों, बच्चे का मूल्यांकन प्रत्येक दिन करेंगे रचनात्मक माध्यम से। तो यही राइट आंसर होगा। 2 नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना नहीं चाहिए।
किस पे ध्यान केंद्रित, बच्चा को ऐसा क्या नहीं पढ़ाएंगे बचपन में, अमूर्त तर्क के बारे में। अमूर्त तर्क उसको कहते हैं, अमूर्त तर्क जब बच्चे किस भावना में सोचते हैं, दिल में सोचते हैं, बच्चा को चीज़ दिखाई नहीं देते हैं सामने में, जैसे भगवान के बारे में सोचते हैं, उसको कहते हैं अमूर्त तर्क। ये बच्चा के बारे में नहीं बताएं क्योंकि ये बहुत भारी होता है, बच्चे को ये नहीं देना है, बच्चे को ये सब देना है। इसका दोस्तों 5 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, फिर से 1 नंबर से प्रश्न चालू होगा, तो दोस्तों कोई भी घबराइएगा नहीं। फिर दोस्तों 1 नंबर से चालू होगा, थोड़ा दोस्तों मिस है। 1 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पे अभिकथन है दोस्तों, ये सीटेट में आएगा, प्रत्येक बार दोस्तों ये आते हैं सीटेट में। एक अध्यापिका कक्षा को संवाददातात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास की पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। ये मैडम बहुत बढ़िया काम कर रही है। पर्यावरण आसपास जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ से उदाहरण ले रही है ना मैडम, तो मैडम बहुत बढ़िया काम कर रही है। अध्यापिका बहुत बढ़िया काम करती है। कारण क्या है, अब क्यों ली, नज़दीक दूर से भी ले सकती थी ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे जब अपने संदर्भ से सीखते हैं, देखिए सामाजिक संस्कृति कहाँ होगा, पर्यावरण में होगा, यानी कि ये प्रश्न इसमें वर्ड मिलता होगा। पर्यावरण समाज में है, विद्यालय कहाँ है, पर्यावरण में ही है, आस पड़ोस कहाँ है, पर्यावरण में ही है, माहौल कहाँ है, पर्यावरण में ही है, वही है सामाजिक संस्कृति। यानी कि ये प्रश्न इससे मिलता जुलता है ना, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, सीटेट में दोस्तों ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए दोस्तों हम बताते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा सभी प्लेलिस्ट पर वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कथन के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। अभी कथन के बारे में, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटि शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाते हैं। ये दोस्तों गलत बात है, ये दोस्तों गलत है। त्रुटि जो है बच्चे करते हैं तो ये पता चलता है कि बच्चे में कहाँ दिक्कत है। त्रुटि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बच्चे जो गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सम्मान देना है, त्रुटि को अनदेखा नहीं कर, इस पे ध्यान देना है। कारण पढ़ते हैं दोस्तों, ये गलत है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। 2 नंबर में बोलते हैं कारण में, बच्चे में खुद सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो दोस्तों ये गलत है। उनके सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, और दुनिया का कोई भी टीचर है जो निर्देश नहीं दे सकता है बच्चे को। बच्चे को आप अवसर दे सकते हैं, बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो बच्चे को निर्देश भी नहीं देना। दोस्तों दोनों गलत है। इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कारण है, परिवार बच्चों की सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, प्राथमिक एजेंसी है। ये सीटेट में पूछे जाते हैं। प्राइमरी एजेंसी क्या है बच्चे का, तो परिवार है, माता पिता है। ये सीटेट में यहाँ से प्रत्येक बार सीटेट में ये प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक बार सीटेट में ये प्रश्न इस सिलेबस से यहाँ से लिया जाता है। तो देखिए सामाजिकरण में कौन है, समाज है, इसमें भी समाज है। प्राथमिक कारक कौन है, माता पिता है। तो दोस्तों ये अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे, ए और आर मैच कर जाएगा, तो समझ लीजिएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये दोनों मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए। माता पिता, प्राथमिक, परिवार, ये दोनों मैच कर रहा है ना दोस्तों, मिल रहा है ना, इसलिए 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न है अभिकथन के बारे में।
विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ऐसा करना चाहिए। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन उसकी व्याख्या करने की सक्षम होती हैं। बच्चे नवीन ज्ञान की क्या व्याख्या कर सकता है ना, बच्चा करेगा। देखिए सृजन यहाँ है लिखल, यहाँ है लिखल सहयोग, यानी कि ये शब्द मिल रहा है इन दोनों में। यहाँ भी बच्चे के बारे में बात किया गया है और इसमें भी बच्चे के ही बारे में बात किया गया है। जब एक कथन ए और आर दोनों देखिए मिल रहा होगा, सृजन है मिल रहा है दोनों, और बच्चे के बारे में बात हो रहा है, विद्यालय से जुड़ा हुआ, अध्यापक से जुड़ा हुआ बात हो रहा है। यहाँ भी विद्यालय, यहाँ अध्यापक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से मिल रहा है, ए और आर दोनों मिल रहा है ना दोस्तों, तो ए और आर सही व्याख्या कर रहा है, तो ये दोनों सही बात है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 5 नंबर दोस्तों, कथन के बारे में पढ़ते हैं। ए के बारे में, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसकी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीक से मापा जाता है। बच्चे को बोले हैं दोस्तों हम तुलना नहीं करने के लिए, बच्चे का तुलना कभी मत कीजिएगा, इसलिए दोस्तों ये गलत है। कारण है आर दिया हुआ है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चे के लिए एक समान होता है। सभी बच्चे विकास जो है सभी बच्चे में क्या एक समान से विकास होता है? विकास सभी बच्चे में एक समान नहीं होता है, इसलिए गलत है। दोनों दोस्तों ये गलत है, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 6 नंबर दोस्तों पढ़ते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता सतत संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। योग्यता नहीं हमको चाहिए, तो ये गलत बात है, हम लोग को नहीं चाहिए, बच्चे में सतत को नहीं चाहिए परिप्रेक्ष्य हमको। ये जो है दोस्तों बच्चे को बांट रहा है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, बच्चे को बांटना नहीं चाहिए। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के प्रतिभाशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों ये गलत है, और बच्चे योग्यता अस्तित्व दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएंगे, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इसको दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भ्रांति की पहचान करे। बिल्कुल सही बात है, मिसकंसेप्शन, जो कंसेप्ट बच्चा बना लेते हैं बचपन में, प्रत्येक लोग कंसेप्ट बनाते हैं, भ्रांति उसको कहते हैं। जब बच्चा नया कंसेप्ट बनाते हैं, पहचान करे और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर ध्यान चर्चा करें। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। उस पर बच्चा के पास जो भ्रांति है उसको अनदेखी नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है, तो ये सही बात बोल रहा है ना। तो कारण देखिए, यह भ्रांति वैकल्पिक अवधारणाओं के स्वरूप है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं। कोई बच्चा बता देते हैं कुछ, उसको कंसेप्ट मान लेते हैं। जैसे एक मिसकंसेप्ट मान लीजिए कि सूरज घूम रहे हैं, सूरज घूमते हैं, बच्चा ये पहले कंसेप्ट बनाते हैं सूरज घूमते हैं, लेकिन जब बच्चा नम्हर होकर पढ़ते हैं कि नहीं पृथ्वी घूमते हैं, तब उसको पता चलता है कि सूर्य अस्थिर है, अब बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उसी को कहते हैं भ्रांति कंसेप्ट। जो कंसेप्ट बच्चा बनाते हैं तो उसको अनदेखा नहीं करना है, बच्चे की भ्रांति को इम्पोर्टेंट मानना है, महत्वपूर्ण मानना है, उस पर ध्यान देना है, उसको ध्यान में रखना है, सम्मान देना है, आदर करना है। भ्रांति यहाँ लिखा हुआ है और भ्रांति दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों मैच कर रहा है ना, परिवेश अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो दोनों से ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर
पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर जी, ये सर जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। विद्यार्थियों की सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के लिए बहुत मायने रखती है। ये भी सही है। अवधारणा बात यहाँ है, अवधारणा बात इसमें भी है दोस्तों। अवधारणाएं ये दोनों मैच कर रहा होगा दोस्तों। ये यहाँ सहज है, सहज है दोस्तों। ये दोनों अगर मैच करेगा, ए और आर दोनों अगर मैच कर रहा है दोस्तों, मिल रहा है शब्द इसके अनुसार है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। इसको दोस्तों अच्छा समझिएगा। विद्यालय को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई पुनरुत्पादन पर जोर न दे। ये दोस्तों सही है, ये दोस्तों सही बोल रहे हैं। केवल सीखी गई सामग्रियों पर पुनरुत्पादन पर जोर न दे, यानी जो सीखे उसी पर जोर न दे और दूसरे चीज़ पर जोर दे, तो ये सही है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है, पृथक अर्थ अलग है। तो दोस्तों ए सही है और आर क्या है दोस्तों, गलत है। यहाँ पृथक अर्थ अलग, संवेग और संज्ञान अलग नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ए सही है, आर गलत है। इसका दोस्तों राइट आंसर ए सही है और आर गलत है। आर गलत है दोस्तों, ए सही है, दोनों सही नहीं हो सकता है दोस्तों। इसका ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे। ये आर गलत है बोल रहे हैं और ए सही है, तो इसका 3 नंबर टिक लगा लिए। ये आर गलत है, ए सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको दोस्तों अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कथन के बारे में 10 नंबर पढ़ते हैं। कथन, शिक्षकों को सभी बच्चे की अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम की विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। सही बात है। अधिगम लिखा हुआ, अर्थपूर्ण लिखा हुआ, ये सही बात है, ठीक है। और सभी बच्चे सीखने की में सक्षम होते हैं, तो यहाँ दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना और यहाँ अधिगम सीखना, ये दोनों दोस्तों सही है, मैच कर रहा है दोनों। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाए है ना। अधिगम है, अधिगम का दोस्तों अर्थ होता है सीखना, तो यहाँ है सीखना। सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, ये सही बात है और ये दोस्तों सही बात है और ये दोनों मैच भी कर रहा है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवरोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों समाज का बात कर रहा है, संवेगात्मक का बात कर रहे हैं, तो ये सही बात है। और संज्ञान संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही बात है। ये भी दोस्तों सही बात है और ये भी यहाँ संज्ञान का बात हो रहा है, यहाँ समाज का बात हो रहा है, तो ये दोनों दोस्तों मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ समाज का बात हो रहा है, यहाँ संज्ञान का बात हो रहा है। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की दिया था, यहाँ पर वाइगोस्की का बात हो रहा है, तो यहाँ संज्ञान का बात, यहाँ जीन पियाजे का, तो ये दोनों सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 2 नंबर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका 2 नंबर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों पढ़ते हैं। कथन, वंचित वर्गों से, वंचित वर्ग उसको कहते हैं जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, या तो स्कूल दूर होते हैं या आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता, बच्चे नहीं आ पाते हैं,
वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठचर्या लागू करने को महत्वपूर्ण माना। मानकीकृत दोस्तों जहाँ आएगा ना दोस्तों उसको काट दीजिएगा। मानकीकृत निगेटिव वर्ड है, इनको काट दीजिएगा। मानकीकृत पाठचर्या अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाहित करती है। अधिगम ये मानकीकृत है ना दोस्तों, इसको काट दीजिएगा। मानकीकृत बहुत निगेटिव वर्ड है। मानकीकृत दोस्तों निगेटिव वर्ड है, इनको काट दीजिएगा। दोनों गलत है ना, तो 4 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न होगा, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात अध्यापिका यहाँ पर बोल रही, बिल्कुल सही है। मौखिकीकरण, ये बच्चा बोल के पढ़ रहे हैं यानी मौखिक पढ़ रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहा है। और बोल कर सोचना विचार को कर्मित करता है और दी गई समस्या कौशल को ढूंढने में मदद करता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ बोल कर बच्चा मौखिक पढ़ रहा है और मौखिक इसमें भी है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कथन एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेषित करना चाहती है, वह भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो। देखिए भ्रांति के बारे में दोस्तों बता दिए थे कि जो बच्चा नया कंसेप्ट बनाते हैं और वह बच्चे का कंसेप्ट कभी सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मिसकंसेप्शन बच्चा का सही भी होता है नहीं भी होता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मानना है, सही मानना है। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत है, कंसेप्ट है, थ्योरी है, सिद्धांत है, जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। ये भी सही बात है। यहाँ है भ्रांति लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ है भ्रांति लिखा हुआ, दोनों दोस्तों मैच कर रहा है ना, तो ए आर की से व्याख्या कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये दोनों सही बात भी है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आता है दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करेंगे और नया ज्ञान को इसके साथ में जोड़ देंगे। बच्चे के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करेंगे और नया ज्ञान को उसमें जोड़ देंगे। पढ़ाने का ये नियम है, तो ये सही बात बोल रही है अध्यापिका, सही बोल रही है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के और असंगत खंडों के रूप में किया जाता है। अखंडों के रूप में किया जाता है, बोलते जब जानकारी को अखंडित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, यानी जानकारी जब तोड़ के बताएंगे तो बच्चे अधिक सीखते नहीं, बच्चे भूल जाते हैं। तो दोस्तों ए यहाँ पे सही है। यहाँ असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है, यही आर जो है गलत है। ए सही है दोस्तों, आर गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 16 नंबर दोस्तों प्रश्न है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, ये भी सही बात है। यहाँ भी देखिए बच्चे को देखभाल कर रहे हैं, बाल्यावस्था में बच्चे हैं, और यहाँ भी बाल विकास का बात हो रहा है, परिवार का बात हो रहा है, माता पिता का बात हो रहा है ना, और यहाँ भी अभिभावक का बात हो रहा है ना, ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो आर एक से व्याख्या कर रहा है ना, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 17 नंबर दोस्तों प्रश्न है, वह बच्चे जो
उच्च आय वाले परिवार से आते हैं, ये सही बात है। उन बच्चे से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जिस लोग के पास पैसा है ना, जेकर आय बच्चा बढ़िया है, वो अपना बच्चा को कोटा में पढ़ाते हैं। और जो पिता के पास पैसा नहीं है, वो अपना बच्चा को सरकारी में पढ़ाते हैं। और दोनों का पर्यावरण बहुत अलग होता है। तो ये सही बात बोल रही है ना। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, ये भी सही बात है। देखिए, बचपन है सार्वभौमिक नहीं है, सभी का बचपन एक समान है, नहीं है। बचपन में बहुत ही विविधता है, तो सही कथन को सुनना है। तो यहाँ भी पर्यावरण अलग अलग है और यहाँ भी सार्वभौमिक विकास अलग अलग है। बचपन यानी कि ये सही व्याख्या नहीं, बचपन में बहुत विविधता है, सही बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ बच्चा अलग है। कोई बच्चा बाहर पढ़ते हैं तो कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़, अलग अलग है। यहाँ बच्चे में बहुत विविधता है। तो ये दोस्तों ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इसको दोस्तों समझ गए होंगे। यहाँ बच्चा है, ये बच्चा है, संकल्पना, यहाँ भी दोस्तों बच्चे के बारे में बात हो रहा है, यहाँ भी बात हो रहा है। और ये दोनों सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखती है, जबकि दूसरा जो है 15 महीने में चलना सीखती है। इसको याद रखिएगा। कोई बच्ची है ना, कोई बच्ची मान लीजिएगा है, कोई बच्ची 11 महीने में चलना चालू कर देती है, कोई बच्ची है 15 महीना में चलना कर देती है। पढ़ते हैं। कारण, व्यक्तियों में विकास विभिन्न दरों से होता है, ये भी सही बात है। ये बच्ची 11 महीना में चलना चालू की और ये बच्ची 15 महीना में चलना चालू की। तो विकास अलग अलग है। अब व्यक्ति में विकास विभिन्न दर होता है, ये इसके बारे में बता रहा है ना, विकास के बारे में बता रहा है, ये विकास की दर के बारे में। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में और सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। चिंतन प्रक्रिया उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन को याद रखिएगा। चिंतन, जो बच्चा सोच के ऊपर बच्चा सोचते जाता है, अर्थात बताते हैं जब बच्चा सोच के ऊपर सोचते जाते हैं उसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अपने चिंतन को बढ़ाते हैं। जैसे कोई बच्चा ये सोचते हैं पहले हम लोग 10वां पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, डीएलएड करेंगे और सीटेट पास करेंगे, अब बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम देंगे और हम टीचर बन जाएंगे। बच्चा पहले सोचता है ना कि मैट्रिक पास करना है, इंटर पास करना है, डीएलएड करना है, सीटेट पास करना है, उसके बाद बीपीएससी पास करके हम लोग क्या करेंगे, टीचर बन जाएंगे। बच्चा सोचते गया, उसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। अपनी चिंतन प्रक्रिया उसी को कहते हैं अपनी चिंतन प्रक्रिया। तो बच्चा जब अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं उसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। सीटेट के बारे में पूछा जाता है, उसी को हिंदी में संज्ञान कहते हैं। संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ए आर की इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन, ये भी चिंतन संबंधित है, ये भी चिंतन से संबंधित है। ये दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल दोस्तों मैच कर रहा है। यहाँ चिंतन, मेटाकॉग्निशन का अर्थ ही होता है चिंतन करना। इसको हिंदी में अधिसंज्ञान कहते हैं मेटाकॉग्निशन को, और इसलिए इसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है सोच के ऊपर सोचते जाना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 20 नंबर दोस्तों प्रश्न है। अभिभावकों और शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था का अनुभव सकारात्मक हो।
सभी अभिभावक और शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था का अनुभव क्या हो, सकारात्मक हो। ये सही बात है ना, ये सही है, ये कंसेप्ट सही है। दूसरा है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। इसको याद रखिएगा, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। दोस्तों ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ भी बाल्यावस्था है, यहाँ बाल्यावस्था है, ये दोनों दोस्तों मैच कर जाएगा ना, तो आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं तो समझ गए होंगे। 21 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ये है कथन, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांति को व्यक्त कर सके। ये बिल्कुल सही बात है। भ्रांति का अर्थ होता है कि बच्चा अपने अनुसार कंसेप्ट बनाते हैं, अपने अनुसार थ्योरी बनाते हैं, उसी कहते हैं भ्रांतियाँ। भ्रांतियाँ पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत, महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण है। ये भी सही बात है। यहाँ भी भ्रांतियाँ हैं, यहाँ भी भ्रांतियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 22 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं, इनको समझिएगा। दोस्तों हम जितना पढ़ाते हैं ये सीटेट का PYQ ही है। तो पढ़ते हैं 1 नंबर कथन के बारे में, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय कंसेप्ट से संबंधित विद्यार्थी द्वारा ग्रहण, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं के लिए अपेक्षा करना चाहिए, यानी कि इग्नोर करना चाहिए। अपेक्षा का अर्थ होता है इग्नोर करना, इग्नोर करना चाहिए। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन दर्शाती है। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है। क्या बच्चे की भ्रांतियाँ गलत होता है? गलत नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत है। और शिक्षक जो है भ्रांतियाँ का इग्नोर कर रहे हैं। अपेक्षा करना का इग्नोर करना, ये भी गलत है। जो बच्चा को बोलेगा गलत है, वही शिक्षक ही गलत होगा। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर सही होगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर दोस्तों प्रश्न है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि सह मिल के सभी बच्चे मिलकर अधिगम करते हैं। तो सही बात है ना, सहयोग करने हेतु सामूहिक कार्य देना, बच्चे को सामूहिक कार्य देते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ये भी सही बात है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, क्रियाकलाप है, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। विद्यार्थी है ना, सामूहिक रूप से मिलजुल कर ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो ये तो यहाँ देखिए सृजन है लिखा हुआ, सक्रिय। अधिगम के बारे में यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है अधिगम के बारे में। दोनों मैच कर रहा है दोस्तों, ठीक, दोनों मैच कर रहा है। तो ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो गया। ये दोनों सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। 24 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कथन है 24 नंबर का, अधिगम एक सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश। मुद्रित समृद्ध प्रवेश का दोस्तों ये होता है कि जब कोई बच्चे रूम में प्रवेश करते हैं, क्लासरूम में, तो पढ़ने से रिलेटेड उसके दीवार पर सभी चीज़ सटा हुआ हो, चाहे टेबल सटा हुआ हो, चाहे कविता सटा हुआ हो, चाहे पक्षी का चित्र सटा हुआ हो, उसका इंग्लिश में नीचे नाम लिखा हुआ रहता है। यानी कि जहाँ बच्चा पढ़ता है उसका दीवार जो है पढ़ाई लिखाई से सजा हुआ होना चाहिए। उसी कहते हैं मुद्रित समृद्ध परिवेश की सृजन पर बल देना। ये बिल्कुल सही बात है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका नहीं होती है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका नहीं होती है, ये गलत है और ये सही है। तो ये सही है, ये आर गलत है।
1 नंबर दोस्तों, 3 नंबर का दोस्तों ए सही है, आर गलत है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 25 नंबर दोस्तों प्रश्न होने वाला है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करना चाहिए। सही बात है, भावनात्मक का बात हो रहा है, सही बात है। किसी प्रश्न को हल करने ते समय विचार को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। बच्चा जो मौखिकीकरण जो पढ़ते हैं वो बाधा डालता है, तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। इसको दोस्तों समझिएगा, ये बाधा डाल रहा है ना, इसलिए गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न होगा, तो इनको समझिएगा अच्छा से। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचार और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे को मौखिकीकरण जब पढ़ाएंगे तो बच्चे में मेटाकॉग्निशन होता है, संज्ञान का विकास होता है, बच्चे को सोचने का शक्ति अधिक बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। निजी वाक्य विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक, ये बाधक है, गलत है। तो दोस्तों ये 1 नंबर सही है ना, ये आर गलत है दोस्तों। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म।